Good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Very, very good afternoon. आ जाओ, शुरू करते हैं। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस वाले को ऊंचाई और दूरी से संबंधित त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे आज हम। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। मेन जो मुश्किल काम है वो है चित्र को सही से बनाना। जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन का सही चित्र बनाना, यही सबसे महत्वपूर्ण काम है। कि क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन में मीनारों का जिक्र होगा, मीनार होंगी या फिर कोई इमारत होगी या कोई खंबा होगा, नीचे समतल का होगा, कोई नदी बह रही होगी, तो इस टाइप का जो है ना, कुल मिला के जो भी आकृति हमें देगा वो कहीं ना कहीं त्रिभुज बनेगी। में त्रिभुज बनेगी, त्रिभुज बनेगी, वो भी समकोण त्रिभुज बनेगी। तो उसमें एक लंब होगा, आधार होगा और एक कर्ण होगा। लंब, आधार, कर्ण होगा। एक भुजा हमें दी गई होगी और एक भुजा में निकालनी होगी, और कोण दिया गया होगा, है ना, कोण दिया गया होगा। जैसे मान लीजिए कह दे कि ये मीनार है, ये कोई मीनार है, ठीक है। अब ये जो मीनार है इसकी जो परछाई है, अब परछाई तो जमीन पे बनेगी। मान लो ये इसकी परछाई है, एक भुजा जो है वो तो मीनार हो गई, एक भुजा परछाई होगी, है ना। एक तो जो मीनार खुद है वो तो, एक भुजा तो मीनार ने खुद ने बना दी, तो हमारे लिए वो वैसे मीनार है, लेकिन हमारे लिए वो एक भुजा है, हमारे लिए वो एक भुजा है। और फिर उसकी जो परछाई है वो हमारे लिए दूसरी भुजा है। और मान लीजिए कि जो बनने वाला कोण जो है, ये दो कोण होते हैं। ये वाला कोण मान लीजिए दे दे 30 डिग्री या थीटा का, ये थीटा का दे दिया। इसे उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन का मतलब नीचे बनने वाला कोण, नीचे से ऊपर की तरफ जो कोण बनता है इसको उन्नयन कोण कहते हैं। ये उन्नयन कोण हो गया। अब इसमें से एक की हमें लंबाई बताएगा और एक की पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए मीनार की दे दी कि मीनार 15 मीटर लंबी है, बताइए परछाई कितनी होगी, परछाई पूछ ली। तो अगर हम इसे समकोण त्रिभुज के आधार पे देखें तो ये हमारे लिए लंब है ना, ये आधार है और ये कर्ण है। अब लंब हमें दिया हुआ है, आधार हमें निकालना है, तो जो भुजा दी गई है, जो भुजा निकालनी गई है, उन दोनों का अनुपात ले लो। और जो भी जो निकालनी है वो, और जो ज्ञात है वो। तो लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, तो जो अज्ञात भुजा है उसको ऊपर लिख लो, अज्ञात को ऊपर लिख लो। अच्छा, उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेना दोनों भुजाओं का है। एक भुजा जो दी गई है वो लेनी है, और एक भुजा जो नहीं दी हुई है, जो निकालनी है, वो लेनी है। आधार बटा लंब भी कर सकते हो, लंब बटा आधार भी कर सकते हो। बराबर ये हो गया टेन थीटा। अब थीटा का मान रखो, आधार बराबर हो जाएगा लंब गुणा टेन थीटा। लंब का मान रखो, थीटा का मान रखो, टेबल से मान निकालो और गुणा कर दो। आधार आ जाएगा मतलब परछाई आ जाएगी, आधार आ जाएगा मतलब परछाई आ जाएगी। तो इस तरीके से ये काम करेगा। एक होता है अवनमन कोण। अब अवनमन कोण का मतलब है ऊपर बनने वाला कोण। अवनमन कोण का मतलब होता है ऊपर बनने वाला, लेकिन वो पहले क्लियर करना पड़ता है कि अवनमन कोण किससे बना है। दो अवनमन कोण हो सकते हैं। एक अवनमन कोण तो होता है ये जो ऊर्ध्वाधर के साथ बना है, ऐसे ये वाला, एक ये वाला। तो अवनमन कोण को स्पष्ट करना पड़ता है कि अवनमन कोण कौन से वाला, ये वाला कि ये वाला। ये वाला तो क्या मीनार के साथ बना अवनमन कोण, मीनार के साथ बना अवनमन कोण, या क्षैतिज के साथ बना अवनमन कोण। ये क्षैतिज हो गया, इसके साथ बनने वाला अवनमन कोण, तो ये अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, उन्नयन नीचे से ऊपर, अवनमन ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे तो देख रहे हो कौन सा कोण, ये वाला कि ये वाला, फिर वो क्वेश्चन बताएगा कि कौन सा कोण लेना है, वो वाला कोण ले लो। अब ये वाला कोण ले रहे हो, अगर ये कोण दिया गया तो ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। नाम चेंज हो जाएंगे। कोण जहां बनता है कोई एक तो कर्ण होता ही है, दूसरा आधार होता है, तो वो आधार हो जाएगा, तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, चलो सवाल करते हैं जिससे सारी बात समझ में आ जाए।
आ जाओ। तो ये हमारा हो गया कि एक मीनार हो गई, एक मीनार हो गई और एक व्यक्ति हो गया, क्योंकि दो जनों का नाम आ रहा है, मीनार का नाम आ रहा है और व्यक्ति का नाम आ रहा है। तो ये आपने मीनार ले ली, यहाँ पे एक व्यक्ति ले लिया। ठीक है। अब व्यक्ति जो है वो 1.8 मीटर है, मीनार कितनी है वो नहीं पता, तो h मान लेते हैं। मीनार h होगी। ठीक है। उसके बाद में ये कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी, व्यक्ति और मीनार के बीच की दूरी 30√3 है, तो ये दूरी 30√3 है। आगे का क्वेश्चन, यदि उसके नेत्र का मीनार से कोण, नेत्र तो सर पे होंगे यहीं पे ना, ये नेत्र यहां से, ये जो नेत्र है मतलब आंखें हैं, यहां से बनने वाला कोण, ये कोण कितने का बताया, 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करो, h निकालना है, मीनार की ऊंचाई h निकालना है। तो देखो, ये 30√3 है, तो ये और ये तो बराबर है, तो ये भी 30√3 होगी, होगी, ये 30√3 होगी। अगर हम इस त्रिभुज में आए, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम रख लें ए बी सी, अगर हम इस एबीसी त्रिभुज में आए, तो इस एबीसी त्रिभुज में ये ऊंचाई निकाल लें, यहां तक की इतनी इतनी, सी से लेकर बी तक, इसको एक्स नाम दे देता हूं, ये एक्स, ये एक्स निकाल लेते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, है ना। ये कोण हो गया, तो यानी ये आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया। तो आधार आपके पास है, लंब निकालना है, तो लंब बटा आधार हो गया, लंब बटा आधार 10 हो जाता है, तो ये हो गया 10, 10 30 डिग्री। लंब एक्स है, आधार जो है वो आपका 30√3 है, 10 30 का मान 1/√3 है, एक्स का मान आ गया x बराबर 30√3 गुणा 1/√3, √3 कट गया, ये 30 आ गया, x का मान है 30, x का मान 30 है। ठीक है, x 30 आ गया। अब यहां देख सकते हो कि x और ये 1.8 है, यहां तक 1.8, ये नीचे वाली होगी, x प्लस 1.8 बराबर h है, h बराबर है x प्लस 1.8, चित्र में देख सकते हो ना, ये 1.8 है, ये भी 1.8 होगी, ये x है, तो x प्लस 1.8 बराबर पूरी मीनार h, x का मान 30 आया, 30 में 1.8 ऐड कर दो, 30 प्लस 1.8,
मीनार की ऊंचाई होगी 31.8। ये आंसर आ गया, है ना। तो मेन चीज जो इसमें है वो है चित्र बनाना, सही से चित्र का निर्माण करना कि चित्र क्या है, कैसे बनेगा। वो प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे पता चल जाएगा कि कैसे कोण निकालते हैं। बाकी सारा भुजाओं का खेल रहता है कि ये भुजा इसके बराबर हो गई, इससे हमने ये लंब निकाल लिया, लंब और ये दोनों मिला के एच के बराबर हो जाएंगे, एच का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन। कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी हुई है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है, यानी जो पतंग उड़ रही है उसकी ऊंचाई 90 मीटर है, डोरी का जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। डोरी जो है वो जमीन के साथ 30 का कोण बनाती है, तो बताओ डोरी की लंबाई कितनी होगी। सही डायग्राम बनाओ। देखो, एक तो पतंग है, एक डोरी है। अब कल्पना करके देखो पतंग और डोरी कैसे होते होंगे। तो पतंग, ये डोरी रहती होगी, जमीन पे कोई उड़ाने वाला रहता होगा, ये जमीन, यहां से पहले ये डोरी, यहाँ पे पतंग, है ना, यहाँ पतंग रही होगी, ये डोरी रही होगी, और ये इसकी ऊंचाई हो गई होगी पतंग की। ये ऊंचाई होगी, ये एच। ऊंचाई क्वेश्चन में दी हुई है कि जो ऊंचाई है वो 90 मीटर है।
ठीक है, और कोण जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये कोण 30 है। तो ये कोण हो गया, तो ये आधार भी हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। अब क्या निकालना है वो देख लो, जो निकालना है वो देखो। क्वेश्चन ने पूछा कि डोरी की जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, और ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए, डोरी की लंबाई निकालो, मतलब ये निकालना है, मतलब कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना है तो कर्ण ऊपर बटा दी हुई भुजा नीचे, लंब नीचे, तो कर्ण बटा लंब हो गया, कर्ण बटा लंब हो गया यानी साइन हो गया, कोण 30 हो गया, ये 30 हो गया, कर्ण बटा लंब, लंब है हमारे पास 90, साइन 30 का मान 1/2, कर्ण बराबर 90 गुणा 1/2, ये 45 हो गया। ठीक है, आगे क्या समझ में? अब कई क्वेश्चनों में क्या होता है कि व्यक्ति भी उड़ा रहा होता है, व्यक्ति उड़ा रहा था, व्यक्ति की हाइट दी होती है। अभी आपने सोचा कि ये जमीन से टच हो गया, अभी जमीन से क्यों टच करवाया, क्योंकि व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा। अगर व्यक्ति होता तो व्यक्ति हो जाता, फिर ऊंचाई हो जाती, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। पिछले क्वेश्चन में व्यक्ति की ऊंचाई भी दी थी, यानी व्यक्ति है और वो उड़ा रहा है। वैसे व्यक्ति यहाँ पे भी हम यही मान के चलेंगे, व्यक्ति उड़ा रहा है, लेकिन जब वो जिक्र नहीं है तो फिर वो हटाई दो, सीधा ये समझो कि जमीन से पतंग उड़ रही है ना। मतलब वो व्यक्ति उड़ा रहा है तो वो ऊंचाई भी कई बार दिमाग में आता होगा कि व्यक्ति उड़ा रहा है तो उसकी ऊंचाई तो कहाँ गई। तो यहाँ पे व्यक्ति का जिक्र नहीं है, इसका मतलब व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब ये है कि पतंग सीधी जमीन से उड़ रही है। मतलब कोई यूं मानो कि जमीन पे बांध के चला गया, पतंग उड़ाई, उड़ा के जमीन से बांध के चला गया, मतलब उस टाइप का क्वेश्चन हो गया ये, है ना। अगर व्यक्ति का जिक्र होता कि भाई एक आदमी भी है और है, तो फिर आदमी भी बनाते और फिर उससे पतंग उड़वाते। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ऊपर ले रहे हो कौन सा नीचे ले रहे हो। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया शायद, है ना, कर्ण बटा लंब कर दिया मैंने, जो कौशिक हो जाएगा। 180 आएगा, ये ना। हाँ ठीक कर दिया मैंने। हाँ अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कर्ण बटा लंब देते हो तो लंब बटा कर्ण लोगे, अगर लंब बटा कर्ण लेते तो ये साइन हो जाता। आंसर वही आना है, एक भुजा जो आपको पता है और एक भुजा जो आपको नहीं पता है, बस वो दो लेनी है। किसी को भी ऊपर लो और किसी को भी नीचे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसमें लंब बटा कर्ण लेता, लंब बटा कर्ण भी ले सकता था, लंब बटा कर्ण लेता तो ये साइन 30 हो जाता। लंब का मान 90, कर्ण का मान निकालना है, बराबर साइन 30 1/2, वज्र गुणा करने पर कर्ण बराबर 90 दूनी 180। तो भी ये वैसे ही आता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई किसको ऊपर रखा है किसको नीचे रखा है, क्योंकि वो कौशिक बना ये साइन बन जाता बस। अगला, बिंदु एम और एन एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा पे क्रमशः 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक 72 मीटर पे है और एक 28 मीटर पे है। सड़क पे एक बिंदु है, उस बिंदु से एक 72 मीटर पे एक 28 मीटर पे है दूरी पर स्थित बिंदु है। इन बिंदुओं से इस इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। पूरक है मतलब दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री है। उस इमारत की ऊंचाई कितनी होगी? इमारत की ऊंचाई कितनी होगी? पूरक कोणों का मतलब होता है जिनका जोड़ 90 डिग्री हो।
चित्र सही से बनाइएगा, चित्र ध्यान से बनाइएगा, हर चीज को पढ़िएगा, पढ़ के चित्र बनाना है। क्योंकि ज्यादातर ये जो सवाल है ये चित्र ओरिएंटेड है। देखो आ जाओ डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में ये है, एक पॉइंट का नाम एम है, एक पॉइंट का नाम एन है, और इमारत के आधार से, यानी एक इमारत है उसके आधार से ये बिंदु सीधी रेखा में चलने पर पहला बिंदु 72 पॉइंट पे आ जाएगा और दूसरा 128 मीटर पे आ जाएगा। यानी एक 72 मीटर की दूरी पे आ जाएगा और एक 128 पे आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इमारत से। ये रही इमारत, ठीक है। ये रहा जमीन। अब इसके आधार, ये हो गया इमारत का आधार। आधार का मतलब इमारत खड़ी है, इस आधार से अगर हम पहले 72 मीटर चलते हैं, 72 मीटर पे एम आ जाएगा, फिर 128 पे, यहां से जब हम 128 चल लेंगे पे एन आ जाएगा। ये एम आ गया, ये एन आ गया। 72 मीटर पे एम आ जाएगा और 128 मीटर पे एन आ जाएगा। ये जो दोनों कोण, आगे क्वेश्चन कह रहा है एक 72 पे आ जाएगा, 128 पे आ जाएगा, दूरी पे स्थित बिंदु है। इन बिंदुओं से उस इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। मतलब अगर एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा है। ये इमारत का शीर्ष हो गया, इमारत का शीर्ष, इससे बनने वाले कोण पूरक है। अगर ये थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा है। एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा है। ये क्वेश्चन है, ये है चित्र। ये डायग्राम, अब देखो इसमें क्या दिक्कत है, ध्यान से समझो कि पहले इमारत खड़ी करनी है। इमारत तो यूं ही खड़ी होगी, इमारत खड़ी होगी। इमारत का आधार मतलब जहां इमारत खड़ी है वो आधार कहलाता है। उस आधार से सीधी रेखा में अगर हम चलें तो 72 पे एम आ जाएगा और 128 पे एन आ जाएगा। यानी यहां से 72 मीटर पे एम और 128 मीटर पे एन आ जाएगा। दोनों कोण पूरक बताए गए हैं, थीटा तो एक 90 माइनस थीटा। ये क्वेश्चन है, ये हमारा सवाल है, ठीक है। ये हमारा सवाल है। अब आ जाओ आगे। इमारत की ऊंचाई h मान लेते हैं। इमारत की ऊंचाई h मान ली। पहले इस वाले त्रिभुज में आ जाते हैं, त्रिभुज नंबर 1। ये त्रिभुज लेते हैं, इस त्रिभुज में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। लंब ऊपर ले लिया, आधार नीचे ले लिया। लंब बटा आधार बराबर बन गया 10 90 माइनस थीटा। लंब बटा आधार
लंब हो गया h, आधार 72 बराबर tan 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा, ये कॉट थीटा बन गया। h बराबर हो गया 72 गुणा कॉट थीटा, तो h का मान ये आ गया। एक h का मान और भी आ जाएगा। बड़े वाले त्रिभुज में आ जाओ, बड़े वाले त्रिभुज ए एन बी में, बड़े वाले त्रिभुज ए एन बी में, यहाँ पे भी लंब तो ये हो ही जाएगा, आधार हो जाएगा 128 इस बार, h बटा 128, लंब बटा आधार 10, और इस बार कौन है थीटा, h बराबर 128 tan थीटा। आगे दोनों की गुणा कर दो, दोनों समीकरण की गुणा करने पर समीकरण 1 गुणा 2, ये हो जाएगा h गुणा h स्क्वायर, समीकरण 1 गुणा 2 करने पर h गुणा h स्क्वायर, 128 गुणा 72, 10 गुणा कोट, 10 गुणा कोट कितना हो गया 1, 10 गुणा कोट 1 हो गया, और h बराबर आ गया अंडर रूट 128 गुणा 72। टुकड़े कर लो इसके, 72 तो हो गया 36 गुणा 2, 36 का 6 बाहर आ जाएगा, 128 हो जाएगा 64 गुणा 2, 64 का 8 बाहर, 36 का 6 बाहर, 2 बाहर, और ये आ गया 96, आंसर आ गया 96। ठीक है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन, 120 मीटर ऊंचाई पर उड़ने वाली पतंग की डोरी जुड़ी हुई है, क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है, डोरी की लंबाई कितनी है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन ही आ गया है ना, अभी किया था वही वाला। ऊंचाई दी है 120 मीटर, डोरी की लंबाई पूछी है।
बनने वाला कोण लंब बटा आधार बराबर tan 60, लंब यानी 120, आधार नहीं, कर्ण निकालना है, क्वेश्चन में कर्ण निकालना है, तो कर्ण ऊपर बटा लंब। डोरी की लंबाई पूछिए, कर्ण पूछे। लंब 120 है, एक अंडर रूट 3 काट दो, एक बच जाएगा, 80 अंडर रूट 3 हो गया, 80 अंडर रूट 3। ठीक है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, उन्नयन कोण था जो 45 था, 45 से वो 30 डिग्री हो जाता है, तो उस पर जो मीनार की परछाई है, जो छाया है, उसकी लंबाई 8.4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो बताओ मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई कितनी है?
देखो इसके लिए फॉर्मूला भी हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना पहले इसको, कि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री का हो जाता है। वो जो कोण बना रहे हैं, सूर्य अस्त हो रहा है, पहले 45 का कोण बना रहा था, फिर 30 का कोण बनाने लग गया, मतलब अस्त होने लग गया, नीचे की तरफ आने लग गया। और जब सूरज अस्त होता है तो परछाई बढ़ती है। परछाई की लंबाई कब बढ़ती है, जब सूर्य अस्त होता है। तो सूर्य जब चढ़ता है तो परछाई छोटी होती चली जाती है ना, जब दिन उगता है तो परछाई सबसे बड़ी होती है, और जब दोपहर का टाइम होता है तो परछाई सबसे छोटी हो जाती है। फिर जब सूरज ढलता है तो परछाइयां वापस बड़ी होने लग जाती है। तो मीनार की परछाई बढ़ रही है, इसका मतलब है वो सूर्य ढल रहा है। तो ढलेगा तो कोण छोटा होगा, 45 से लेकर 30 डिग्री का कोण हो गया। समतल पे भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार, एक मीनार है जिसकी परछाई की बात चल रही है, उसकी परछाई 8.4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो पहले शुरुआती स्थिति लेते हैं, ये मीनार है, ये उसकी फिलहाल की परछाई है, और अभी जो इसका कोण बन रहा है वो है 45 डिग्री का। ये 45 डिग्री का कोण है। अब अब परछाई बढ़ जाती है, कितनी, 8.4 मीटर, और कोण बन जाता है 30 का। तो बताओ मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन है। कि जो परछाई पहले 45, सूरज जो था वो पहले 45 का कोण बना रहा था, फिर थोड़ी देर बाद में सूरज यहाँ गया, ढल गया, तो उसने कोण बनाना शुरू कर दिया 30 का। पर ढलेगा तभी तो परछाई बढ़ेगी ना। तो सूरज ढल रहा है, उससे जो परछाई है वो बड़ी हो रही है, और कितनी बड़ी होगी, 8.4। जब 45 के कोण पे था तो बन रही थी जो भी बन रही थी, फिर 30 के कोण पे आने के बाद में लंबाई 8.4 मीटर बढ़ गई, है ना। तो इस टाइप का अगर कोई डायग्राम हो, इस टाइप का त्रिभुज हो, है ना, इस टाइप का हो, तो इसको डी नाम दे दो, इसको एच नाम दे दो, इस कोण को अल्फा नाम दे दो, इस कोण को बीटा नाम दे दो। और इन चारों के अंदर एक रिलेशन होता है कि एच बराबर डी बटा कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। ये फॉर्मूला इन पे काम करता है। इस टाइप का कोई डायग्राम हो, इस टाइप का चित्र हो, तो इसके अंदर ये काम करता है। एच बराबर डी कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। डी कौन है, दो कोणों के बीच की जो दूरी है, पहला कोण और दूसरा कोण के बीच की दूरी जो है वो डी है। और जो भी मीनार है जो खड़ी हुई है, जो भी मीनार है, इमारत है या खंबा है, जो कोई भी है, तो सीधी भुजा खड़ी है वो एच है। एच है, डी है, अल्फा और बीटा है, तो इन चारों में रिलेशन होता है एच बराबर डी बटा कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। इसका यूज करके एच या डी में से जो निकालना है वो निकाला जा सकता है। डी दिया तो एच निकाल लो, और एच दिया तो डी निकाल लो। मान रख दो, डी का मान है 8.4, अल्फा का मान है 30 डिग्री, और इसका मान है 45, बीटा का मान, तो ये हो गया 8.4 अंडर रूट 3 माइनस 1, परिमेयकरण कर दो, अंडर रूट 3 प्लस 1 से गुणा, अंडर रूट 3 प्लस 1 का भाग, 4.2 अंडर रूट 3 प्लस 1। हाँ, मीटर में तो दिया हुआ नहीं है, तो आंसर भी इसी में दिया हुआ है, तो ये भी शायद यहाँ पे गलत ही पूछ रहे हैं। क्योंकि जिसमें डी का मान दिया गया होगा उसी में ही एच का मान आएगा, तो ये भी सेंटीमीटर में है तो वो भी सेंटीमीटर में आएगा। और अगर मीटर में है तो फिर 100 का भाग लगता तो इनमें से कोई आंसर आता नहीं। तो गलत ये, या ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर है फिर।
ठीक है, तो दोनों एक ही है जो भी है। अच्छा, इमारत सेंटीमीटर में बुरी लगेगी, है ना, जो इमारत है वो सेंटीमीटर में बहुत बुरी लगेगी, तो इसका मतलब इमारत तो मीटर में होनी चाहिए, इसका मतलब फिर जो परछाई की दूरी जो बताइए, परछाई जो लंबी हो जाती है वो भी मीटर में है। हाँ, तो फॉर्मूला फॉर्मूला खुद भी तो उसी जिससे मेन तरीका तो हमेशा रहता ही है, तो फॉर्मूला भी तो किसी ना किसी से बना ही है, तो उससे कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिना फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला तो सिर्फ आपका समय बचाता है, बिना फॉर्मूले से कर लो, एच का मान 2 बार निकाल लो, परछाई को एक्स मान लो, ये जो पहले की परछाई है उसको एक्स मान लो, एक बार एच का मान इससे निकाल लो, एक बार एच का मान पूरे वाले त्रिभुज से निकाल लो, एच के मानों की तुलना कर लो और एक्स निकल जाएगा, फिर एक्स निकाल के एच निकाल लो। थोड़ा लंबा जरूर जाएगा लेकिन हो जाएगा, फॉर्मूले से जल्दी हो जाएगा बस। आगे क्वेश्चन है, 180 मीटर और 30.5 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभों के शीर्ष एक तार द्वारा जुड़े हुए हैं। दो खंभे हैं, दोनों की लंबाइयां अलग अलग है और उन दोनों के जो शीर्ष है उन पे एक तार जुड़ा हुआ है। यदि तार क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है, यदि तार क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई बताओ। ठीक है। ये शायद मुझे लग रहा है 180 गलत है, ये 18 आना चाहिए यहाँ पर।
क्योंकि शायद 180 से आंसर नहीं आ रहा, 180 से आंसर नहीं आ रहा है, तो ये 18 होना चाहिए। अब उन्नयन कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उन्नयन कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उन्नयन कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एक खंबा 18 का है और एक 30.5 का है। ये रही जमीन, यहाँ पे ये रहा 18 मीटर, और ये खंबा रहा 30.5 का। और क्वेश्चन ने कहा तार बंधा हुआ है, ये रहा तार, और आगे कहा है कि तार का जो कोण है ऊर्ध्वाधर के साथ वो 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। तार की लंबाई ज्ञात करनी है, तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये 18 है, तो ये भी 18 हो गया, तो 30 में से 18 गया, ऊपर का हो गया फिर 12.5, ये 12.5 हो गया। करण निकालना है, लंब दिया है, करण निकालना है, तो करण बटा लंब बराबर साइन 30, करण बराबर लंब, लंब यानी 12.5, साइन 30 का मान, अच्छा साइन 30 नहीं, कोसेक 30, कोसेक 30, 25 मीटर। ठीक है, तो दो खंबे खड़े कर दो आमने सामने, और दोनों से बीच में तार जोड़ दो, दोनों खंभों के बीच में तार जोड़ दिया, दोनों के शीर्ष से, पहले खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष के साथ एक तार जोड़ा गया, तो दोनों के शीर्ष पकड़ लो और वहां पे बीच में एक तार जोड़ दो, तार की लंबाई निकालनी है। तार जो है वो क्षैतिज के साथ, ये क्षैतिज हो गया, क्षैतिज के साथ 30 का कोण बनाता है। अगला क्वेश्चन, 195 मीटर ऊंचे चट्टान की चोटी से एक मीनार का शीर्ष और पाद का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। चट्टान है इस बार, क्या क्या नाम यूज करते हैं, कभी चट्टान, कभी मीनार, कभी इमारत, कभी खंबे।
हाँ, इन सवालों में प्रॉब्लम खाली डायग्राम की है, दिक्कत डायग्राम की है, क्योंकि कभी ये चट्टान ले आते हैं, कभी मीनार ले आते हैं। हमें याद रखना है कि चाहे चट्टान हो चाहे दीवार हो, चट्टान का मतलब ये नहीं कि ये चट्टान है, चट्टान का मतलब यही होगा, सीधी खड़ी है चट्टान है। चट्टान हो, पहाड़ी हो, ऐसे ही खड़ी रहेगी ना, तो वो जो लाइन है, खड़ी लाइन, वो इस बात का प्रतीक होगा कि वो मीनार भी वही होगी, सीधी लाइन, वही मीनार है, वही इमारत है, वही चट्टान है, वही पहाड़ है, वही खंबा है, वो सब एक ही लाइन से दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया 195 मीटर ऊंची एक चट्टान है, ये चट्टान ले ली। और ये 195 मीटर है। फिर उसके बाद में कह रहा है, मीनार की चट्टान की चोटी से एक मीनार, फिर एक मीनार है सामने, सामने एक मीनार ले लो। अब मीनार के, ये मीनार ले ली मीनार। अब मीनार का जो शीर्ष है और जो पाद है, शीर्ष का मतलब जो ऊपर है, ये शीर्ष हो गया, मीनार का शीर्ष, और ये मीनार का पाद। क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि मीनार के शीर्ष और पाद का अवनमन कोण, पहले शीर्ष का अवनमन कोण, ये रहा शीर्ष, ये चट्टान के ऊपर से मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण, यानी कोण ऊपर बनेगा, अवनमन कोण, ये वाला कोण, ये कितने का है, 30 का। अवनमन कोण 30 का है, ये 30 का हो गया, ये 30 का हो गया। अब चोटी से मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण 30 है, और चोटी से ही मीनार के पाद का अवनमन कोण, ये अवनमन कोण 60 का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, ये डायग्राम है। तो धीरे धीरे समझोगे तो डायग्राम में कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आराम से देखो, चीजें आसान सी है। कि भाई कह रहा है चट्टान है, हाँ पहली बार पढ़ रहे हो तो शायद दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हो तो ये चीजें आसान है। भाई चट्टान बनाई, मीनार बनाई, चट्टान से मीनार के शीर्ष का और पाद का कोण बनाया, 30-60 हो गए। ठीक है, अब ये कोण 60 का है, तो एकांतर कोण होके ये भी 60 का हो गया, है ना। ये 60 है तो ये 60 है, ये 60 है तो ये 60, क्योंकि समांतर रेखाएं होगी, ये दो रेखाएं समांतर है, ये तिर्यक रेखा होगी तो ये एकांतर कोण हो गए, ये 60 का है, ये 60 का। ऐसे ही ये 30 का है तो ये कोण भी 30 का है। अब आधार 2 बार निकाल लो। ये x मान लेते हैं, ये x मान लिया। पहले इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये x हो गया, आधार निकालना है, और ये लंब हो गया, आधार बटा लंब, जो कि कोट बन गया। कोण है 30 का, कोट 30, कोट 30 का मान 1/√3, √3, और आधार बराबर हो गया x√3। तो ये आधार आ गया x√3। अब बड़े वाला त्रिभुज ले लो, बड़ा त्रिभुज यानी ए बी सी डी ई, सी डी ई को ले लो।
दोबारा आधार निकाल लो, आधार एक बार और, त्रिभुज सी डी ई में आ गए, दोबारा से एक बार आधार, आधार बटा लंब, इस बार हो गया कोट 60, कोट 60 यानी 1/√3। इस बार आधार का नाम क्या है, डी, बटा लंब, लंब कितना 195, ये आ गया। दोनों ही आधार है, दोनों बराबर कर लो, बराबर लेने पर x√3 बराबर 195√3, x बराबर हो गया 195/3, ये 65 हो गया, x का मान 65 आ गया, x अगर 65 है तो ये कितना हुआ, मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई है 195 माइनस एक्स, 195 में से 65 गए यानी 130। ठीक है, यहाँ पे चाहते तो आप सीधा सूत्र भी लगा सकते थे, अगर वो त्रिभुज वाला सूत्र याद करो आप तो वो भी लगा सकते थे, ध्यान से देखो तो देखो, अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये वाला ये भी लगा सकते थे, बस त्रिभुज ऐसे बना लेते, अगर ये डॉट 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 यहाँ मिला देते तो ये हमारी हो जाती है 195। अच्छा, ऊंचाई नहीं दी हुई थी ना, ऊंचाई नहीं थी, कोई काम नहीं आता, ठीक है, वही ठीक है फिर, ये पहले क्वेश्चन को समझो फिर डायग्राम बनाना, अच्छे से पहले समझो फिर डायग्राम में डालो कि क्या कहना चाहते हैं।
अब देखो इसमें क्या लिखा है कि दो मीनारे हैं पी तथा क्यू। एक मीनार का नाम इसने पी रखा है, एक मीनार का नाम इसने क्यू रखा है, और दोनों के पाद के ठीक बीच में, और पाद का मतलब क्या होता है, जहां पे वो खड़ी है तो उनके जो ठीक बीच में जो दूरी है, उस दूरी को एकदम बीचों बीच कोई पॉइंट है, और उस पॉइंट से उन्नयन कोण 45 और 60 बनते हैं। ये दो मीनारे हैं, एक का नाम पी है, एक मीनार का नाम क्यू है। ये पी नाम दे दिया, क्यू नाम दे दिया। अब ये कह रहा है कि इनके दोनों के जो पाद है, मतलब जहां पर दोनों खड़ी है, इन दोनों पादों के बीच की जो दूरी है, उसके ठीक बीच में से, मानी एकदम बीचों बीच, यानी ये दूरी बराबर ये दूरी। अगर ये दूरी x है तो ये दूरी भी x है। तो मैं ए बी सी। अब P और Q के पाद के ठीक बीच से उनके शीर्षों के उन्नयन कोण। अब इनके शीर्षों के उन्नयन कोण देखो, है ना। शीर्षों के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। ये 45, बड़ी बिल्डिंग बड़ा कोण बनाएगी, छोटी बिल्डिंग छोटा कोण बनाएगी। तो ये बिल्डिंग बड़ी है हमारे हिसाब से, है ना, जो हमने बड़ी बनाई है वो बड़ा कोण बनाएगी, छोटी भुजा छोटा बनाएगी। तो ये क्या 45 60। अब इनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। इसकी ऊंचाई h1 मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई h2 मान लेते हैं। ये h1, ये h2, ये आपका लंब, ये आधार, ये लंब, ये आधार। तो यहाँ पे भी लंब बटा आधार, tan 45 h1 बराबर x। फिर इस वाले त्रिभुज में आ जाओ। त्रिभुज बी ई सी। अनुपात निकालना है तो भाग दे दो, दोनों का अनुपात निकालना है इसलिए भाग दे दो। h1 बटा h2।
इस बार याद रखिए कि ये नहीं लिखा हुआ कि ठीक बीच में है, ठीक बीच में नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए ठीक बीच वाले का इस्तेमाल मत करिएगा। हाँ, समान ऊंचाई वाले खंभे की ऊंचाइयां बराबर है, खंभों की जो ऊंचाइयां हैं वो बराबर है, दोनों खंभे बराबर ऊंचाई के हैं, लेकिन बिंदु ठीक बीच में नहीं है, बस बीच में है। ठीक बीच में होना और बीच में होने में अंतर है। बीच में होने का मतलब बीच में कहीं भी हो सकता है, और ठीक बीच में होने का मतलब एकदम बीचों बीच। और वैसे भी सोचो, अगर बिंदु एकदम बीच में होता तो कोण फिर बराबर बराबर बनते, क्योंकि मीनारे की ऊंचाइयां बराबर है तो फिर कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब बिंदु बीच में नहीं है, ठीक बीच में नहीं है, क्योंकि 1 से 30 का कोण बन रहा है और 1 से 45 का बन रहा है। 1 से 30 का है और 1 से 45 का है, इसका मतलब बिंदु बीच में नहीं है, बल्कि बिंदु यहाँ है, यहाँ कहीं, क्योंकि 1 से छोटा कोण बन रहा है और 1 से बड़ा कोण बन रहा है। ऊंचाई अगर ये h है तो ये भी h है। दोनों के बीच की दूरी 40 दी हुई है, 40 दी हुई है, तो अगर ये x है, ये 40 माइनस x है। पहले ये त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, लंब बटा आधार, ये भी h आ गया, दोनों h बराबर है, तुलना कर लो। चालीस √3 बटा √3 प्लस 1। अगर परिमेयकरण कर दें चिन्ह बदल के, बीस 3 माइनस √3, तो डी आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सूर्य का 49 कोण मतलब उन्नयन कोण 45 से 30 डिग्री हो जाता है, तब ऊर्ध्वाधर टावर की समतल भूमि से छाया की लंबाई 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तो वही वाला क्वेश्चन है, बस इस बार टावर का नाम आ गया और इस बार जो परछाई की लंबाई है वो 10 मीटर बढ़ी है, पिछली बार 8.4 मीटर बढ़ी थी, तो सेम वैसा ही सवाल है।
तो डी 10 हो गया, अल्फा और बीटा, अल्फा 30 हो गया, बीटा 45 हो गया। और एच बराबर था 10/√3 - 1। और चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा करेंगे। ठीक है, अगला सवाल। मैदान के एक बिंदु से हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 30 सेकंड उड़ान उड़ने के पश्चात उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है। यदि हवाई जहाज 45 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो हवाई जहाज की गति क्या है? अच्छा, कोट है ये। मान मैंने कोट वाली लिखी है। हाँ, कोट ही है यार, कोट ही है भाई। मान मैंने वो कोट 30 कह रखा था, लिखा tan 30 था, यानी गलती से भी मैंने सही किया था। क्वेश्चन को ध्यान से समझना पहले इसको, फिर मैं चित्र बना के दे देता हूँ। एक बार तो पहले ट्राई करो, आपसे चित्र बन जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। चाहे हवाई जहाज हो, मीनार हो, ये सारा एक ही कंसेप्ट है, खाली नाम अलग अलग है। कोई हवाई जहाज है, कोई चट्टान है, कोई कुछ और है। पहले एक
मैदान लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु है और मान लो ये हवाई जहाज उड़ रहा है। जब हम हवाई जहाज को पहली बार देखते हैं, ये हवाई जहाज है। जब हम हवाई जहाज को पहली बार देखते हैं तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि उस समय 60 डिग्री का कोण बनता है। अभी जो कोण बना है वो 60 का है। फिर हवाई जहाज हमसे दूर जाना शुरू कर देता है और फिर 30 सेकंड बाद हम हवाई जहाज को दोबारा देखते हैं। और पता चलता है कि अब जो कोण है वो हमारा 30 का हो गया। अब ये कोण 30 का हो गया। ठीक है, बस ये सवाल है। और अब जो ऊंचाई है, ऊंचाई 4500 हो चुकी है। ये सवाल है। ठीक है, अब हवाई जहाज ने यहां से लेकर यहां तक दूरी तय की है। दूरी निकाल लो, समय आपको दिया ही हुआ है, पर दूरी निकालनी है। समय है 30 सेकंड का, ये 30 सेकंड दिया हुआ है। 30 सेकंड में इतना चला है तो 30 का सेकंड का भाग दे देंगे, है ना। 4 बराबर दूरी बटा समय, तो भाग दे दो, दूरी बटा समय कर दो, चाल आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो ये त्रिभुज ए बी सी। हाँ, इसमें शायद वो हमारा त्रिभुज वाला सूत्र लग सकता है अगर हम थोड़ा सा इसको बनाएं। इसमें संभावना है, ये देखो, ये कोण 90 हो गया, है ना। और ये 60 बन रहा है तो ये 30 होगा, और ये 30 है तो ये 60 होगा। अच्छा, ये 60 का हुआ। ये 60 का है, एकांतर कोण है, 60 का हो गया। ये एकांतर कोण है तो ये 30 का हो गया। और ये जो दूरी है ये डी मान लेते हैं, और ये एच हमारी 45 हो गई, क्योंकि ये वाली एच काम आ जाएगी। ये हमारी एच जो है ये यहाँ काम आ जाएगी, और वो जाएगा एच बराबर डी बटा कोट अल्फा कोट बीटा। एच का मान 4500, डी निकालना है, कोट अल्फा यानी कोट 30, कोट 60, डी का मान 9000 बटा √3। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 3000 √3 मीटर। ये दूरी आ गई। अब चाल निकाल लो, चाल बराबर दूरी बटा समय,
तय की गई दूरी 3000 √3, लिया समय 30 सेकंड। ये काट दो, क्या गया 100 √3, ये स्पीड होगी। सवाल अच्छा था, बढ़िया सवाल बनाया था, कहा था वही दूरी निकालने का ही। हाँ वही मैं दिमाग में मेरा लग रहा यहाँ पे मैंने 60 बनाया, मुझे लग रहा 30 का, या 30 कैसे हो सकता है, जबकि मुझे ये लग रहा है कि त्रिभुज का कोण होता है ना, दिमाग त्रिभुज पे चल रहा था कि त्रिभुज का एक कोण 60 है तो एक कोण 30 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 हो गया, ये 90 हो गया तो ये 60 हो गया तो ये 30 हो जाएगा। अब ये नहीं कहते एक अंतर कोण है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो तो मेरा सीधा फॉर्मूला बन गया, तो मैंने कहा सीधा फॉर्मूले से कर लेते हैं, हो जाएगा। चाहो तो दूसरे से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, बड़े हंसते हंसते हो जाएगा। जैसे आप ये वाला त्रिभुज ले लो, ये 4500 है, ये वाला त्रिभुज ले लो, इस त्रिभुज में एक त्रिभुज ऐसे बना लो, यहाँ से लंब डालो, ये रहा, ठीक है, ये 4500 है तो ये भी 4500 हो गया। तो क्या करो, इस 4500 से ये पूरा आधार निकाल लो, इस 4500 से पूरा आधार निकाल लो, फिर इस वाले त्रिभुज से फिर ये आधार निकाल लो, फिर बड़े वाले आधार में से छोटे वाला आधार को घटा दो, तो ये आधार बच जाएगा, और ये आधार इसके बराबर होगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना, उससे भी कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ये ठीक लगा, मुझे भी दो कोण दिखते हैं, उनके बीच की दूरी दिखती है, तो फिर मुझे यही ठीक लगता है कि ये लगा दो ना, सीधा सूत्र है, बस काम हो जाएगा। और वैसे करोगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन होगा वही, होना तो यही है, गणित है तो बदलनी तो है नहीं, रहनी तो यही है। चलो ठीक है, इन सवालों की प्रैक्टिस करिएगा, है ना, कल एक सेशन और करेंगे इसके ऊपर, इन सवालों के ऊपर, जिससे ये और अच्छे हो जाएंगे। मोटा मोटी चीज तो वही है, ऊंचाई, आधार, पाद और शीर्ष बनने वाला उन्नयन कोण, अवनमन कोण। कल एक प्रैक्टिस और करेंगे, इनको पहले आप निकालिएगा आज, और बाकी कल एक और सेशन लेंगे, तो ये ठीक हो जाएंगे। चलो मिलते हैं आप लोगों से कल दोबारा।